हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MAD2 सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ, MA सेकेंड ईयर इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, राष्ट्रों के सतत विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो क्षेत्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में बताना है। विकास तथा पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए। अब विकास और पर्यावरण एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन, धूप, हवा, पानी, जीवाश्म ईंधन ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो उन देशों का आर्थिक विकास अच्छा होगा। तो इसलिए विकास और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए, परंतु वो एक दूसरे पर निर्भर भी और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं? आर्थिक विकास के चक्कर में लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते हैं, जिससे क्या प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। विभिन्न देश अपने भौगोलिक पारिस्थितिकी एवं जलवायु के स्तर पर पर्यावरणीय संबंधी जिन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उनका समाधान ढूंढने के लिए राज्य विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित किए जाने चाहिए, जो उस राज्य की सामाजिक, आर्थिक, प्राथमिक, सांस्कृतिक मूल्य एवं राजनीतिक ढांचे के अनुरूप हो। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है, प्रत्येक देश की ना अपनी भौगोलिक परिस्थिति और जो जलवायु स्तर होता है ना, वो अलग अलग होता है। हमने देखा है कि जैसे क्या हो गया, बंगाल और बिहार में क्या है, ज़्यादा बाढ़ संभावित क्षेत्र है। उन देशों में अन्य देशों के मुकाबले ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। वैसी राजस्थान हो गया, उसमें क्या है, सूखे की समस्या ज़्यादा होती है, अन्य देशों के मुकाबले सूखे की समस्या ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब क्या है, विभिन्न देशों की भौगोलिक परिस्थिति और जलवायु स्तर की जो समस्या है वो अलग अलग है। तो इसलिए क्या, उनकी क्षेत्रीय समस्याएं भी अलग अलग होती है। सब देशों की भौगोलिक परिस्थिति और जलवायु स्तर अलग अलग है, तो उनकी जो क्षेत्रीय समस्या है वो भी अलग अलग है। और राज्य को क्या करना चाहिए? राज्य को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो उस राज्य की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों व राजनीतिक ढांचे के अनुरूप हो। एक ऐसा विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए जो उस राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मूल्यों और राजनीतिक ढांचे के अनुरूप हो। नेक्स्ट पॉइंट है ये, मरुस्थलीकरण की समस्या, क्षेत्रीय समस्या जिसका देशों को सामना करना पड़ रहा है वो क्या है? मरुस्थलीकरण तथा सूखा। मरुस्थलीकरण जमीन का खराब होकर अनुपजाऊ होने की प्रक्रिया है। मतलब जमीन पूरी तरीके से खराब हो गई है, अनुपजाऊ हो गई है। उस पर अनुपजाऊ मतलब उस पर कोई चीज़ उगाई नहीं जा सकती, जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों के साथ अन्य कारण से, मानवीय गतिविधियां भी इसके कारण हो सकते हैं और जलवायु परिवर्तन भी इसका कारण हो सकते हैं। शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्धनम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। ठीक है, शुष्क, अर्धशुष्क, निर्जल व अर्धनम, जहाँ पानी की थोड़ी कमी रहती है वैसे भी हो, तो वो रेगिस्तान में बदल जाती है। अतः जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी और ह्रास होता है। इससे क्या होता है, जमीन की जो उत्पादन क्षमता है उसमें कमी आएगी और उसका ह्रास होएगा, वो खराब हो जाएगी। विश्व के लगभग 10 खरब लोग निर्धन वर्ग में शामिल है। ठीक है, विश्व के 10 खरब लोग क्या है, निर्धन वर्ग में शामिल है और वो अपनी आवश्यकताओं के लिए भूमि पर आश्रित है, जिसके कारण मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब ये है, मरुस्थलीकरण का जो सबसे बड़ा मेन जो कारण है ना, वो गरीबी है। क्योंकि गरीबी के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जीविका के लिए ना वो भूमि पर आश्रित है, तो वो भूमि का बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती जा रही है। मरुस्थलीकरण का जो सबसे अधिक प्रभाव है ना, वो अफ्रीका में देखने को मिलता है, किंतु उत्तरी अमेरिका, दक्षिण यूरोप, चीन तथा दूसरे देशों में भी भयंकर सूखे की समस्या इस बात की ओर संकेत करती है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भी मरुस्थलीकरण की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है। मरुस्थलीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव अफ्रीका में देखने को मिलता है, परंतु उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में भी मरुस्थलीकरण की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये एक विश्वव्यापी समस्या है, किंतु इसका निवारण करने के लिए इसके विषय में क्षेत्रीय स्तर पर सोचना होगा। ठीक है, विश्वव्यापी समस्या और इसके निवारण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सोचना होगा। इस दिशा में क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से प्रयास करने होंगे। क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, जिससे मरुस्थलीकरण व भूमि के क्षय को रोका जा सके।
इस समस्या पर सर्वप्रथम चर्चा 1977 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन में हुई थी। इस समस्या पर जो चर्चा हुई थी वो 1977 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन में, किंतु प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली थी, वो आर्थिक सहायता नहीं मिली थी, तो इसलिए ये विफल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो क्षेत्रीय समस्या है वो क्या है? बाढ़ तथा मृदा अपरदन। भूमंडल की आधी से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्वतीय संसाधनों पर निर्भर है। ठीक है, भूमंडलीकरण की जो आधी से अधिक जनसंख्या है ना, वो पर्वतीय संसाधनों पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? जैसे पथ तथा सिंचाई जल के लिए, जल विद्युत के लिए, जो जल की बिजली जो बनती है जल से जो बनती है, वनों पर आधारित उद्योग तथा यातायात, चूँकि पर्वतीय प्रदेश सरिताओं को जन्म देते हैं, क्योंकि जो पर्वतीय जो प्रदेश है वो क्या है? सरिता यानी नदियों को जन्म देते हैं, इसलिए घाटियों तथा मैदानों क्षेत्रों में अच्छी फसल का श्रेय भी इन प्रदेशों को ही जाता है। ठीक है, इसलिए जो घाटियों और जो मैदानी क्षेत्र में जो अच्छी फसल होती है ना, वो इन प्रदेशों की वजह से ही होती है। पर्वतों का संबंध मैदानों की अनेक समस्याओं से जुड़ा है। जो पर्वतों का संबंध जो है ना, मैदानों की अनेक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। जिन प्रदेशों में पर्वतीय ढाल व पर्वतीय श्रेणी घने वृक्षों से ढके होते हैं, वहाँ से नदियाँ निर्बल व स्थिर गति से बहती है। तो एक निर्मल गति से बहती है, स्थिर गति से बहती है, बहुत तेजी से नहीं बहती है, क्योंकि क्या है, वहाँ पर बड़े बड़े घने वृक्ष होते हैं। ठीक है, बहुत घना होता है, वहाँ पर घने वृक्ष से ढके रहते हैं, इसलिए जो नदियों का जो बहाव रहता है ना, वो स्थिर रहता है, स्थिर गति से वो बहती है, जिसका अच्छे परिणाम नीचे के क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। ऊपर से पानी बह रहा है, एक निर्मल गति से बह रहा है, उसमें वहाँ पर उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, फसल अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। इसके विपरीत जहाँ वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, वहीं अगर जो वृक्ष वहाँ के नष्ट हो गए, घने नहीं होएंगे, तो वहाँ मिट्टी का भारी मात्रा में कटाव आ जाएगा, वहाँ तेज़ी से बहेगी तो भारी मात्रा में कटाव आ जाएगा, सेल ताप की संभावना बनी रहेगी, तथा मिट्टी क्षरण के फलस्वरूप नदियों की घाटी में अस्थायी बांध बन जाता है, जिसके कारण बांध बना दिए जाते हैं, और इस अस्थायी बांध के पीछे नदी का जल झील के रूप में एकत्रित होता रहता है, और जैसे ये बांध टूटता है, जो पानी एकत्रित होता है उसके बहाव के कारण वो जो बांध टूट जाता है, अर्थात वहाँ जल नदियाँ बह जाती है और मैदानों में बाढ़ आने की स्थिति पैदा हो जाती है। कि यदि नदी का जल झील के रूप में एकत्रित होता रहता है, और तथा और ये जैसे बहाव आता है, नदियों का बहाव जैसे बह जाता है, तो ये बांध टूट जाते हैं, और बांध टूटने से क्या होता है? बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की संभावना बन जाती है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।